गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वो किसने दिया था? वॉटसन एंड ग्रीक प्रपोज अ मॉडल इन 1953 डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो वॉटसन एंड ग्रीक ने दिया था 1953 के अंदर। डीएनए का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए को हेरिडिटरी मटेरियल कहा जाता है। डीएनए को हेरिडिटरी मटेरियल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो डीएनए है ये जेनेटिक करैक्टर्स हमारे जो ट्रांसफ़र करता है, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। जैसे किसी पेरेंट की करैक्टर उसके बच्चे के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो डीएनए की वजह से होते हैं। जो डीएनए है वो पेरेंट्स के करैक्टर्स उनके बच्चों के अंदर, उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हेरिडिटी मटेरियल। 4 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं इन डीएनए के अंदर। नाइट्रोजनस बेस के बारे में हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट डिस्कस किया था। तो डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। पेंटोज शुगर होती है इसके अंदर। तो डीएनए के स्ट्रक्चर्स के अंदर 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होती है, फर्स्ट और सेकंड। 2 स्ट्रैंड्स मिलकर कोइल स्ट्रक्चर बनाती हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स के बीच में 20 आर्मस्ट्रॉन्स का डायमीटर होता है। इन 2 स्ट्रैंड्स का कितना डायमीटर है? 20 आर्मस्ट्रॉन्स का डायमीटर है। जो हम मेजर एंड माइनर ग्रुप के बारे में अब हम देखते हैं। मेजर ग्रुप उससे कहा जाएगा जो डीएनए जब कोइल स्ट्रक्चर बनाता है, जो ज़्यादा डीप हो जाए, अंदर की तरफ ज़्यादा गहरा हो, उसे मेजर ग्रुप बोलते हैं। और जो बाहर की तरफ हो, अंदर की तरफ गहरा ना हो, कम गहरा हो, उसे माइनर ग्रुप कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि जो डीएनए के स्ट्रक्चर्स है, जो ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं, ये स्ट्रैंड्स हैं, ये किससे बने होते हैं? पेंटोज शुगर और फॉस्फेट की बॉन्डिंग की वजह से बने होते हैं। ये फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज की बॉन्डिंग की वजह से बने होते हैं। ये 2 स्ट्रैंड्स किसकी हेल्प से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं? नाइट्रोजनस बेस की हेल्प से। जो हमारे बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, इनकी हेल्प से हमारे जो 2 स्ट्रैंड्स है आपस में जुड़े हुए। देखिए ये 2 स्ट्रैंड्स हो गई है और ये इनके बीच में जो नाइट्रोजनस बेस है इन दोनों को जोड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। और जो नाइट्रोजनस बेस हैं उनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है? वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमारे जो नाइट्रोजनस बेस हैं, हमारे जो बेस पेयर्स हैं, उनके अंदर वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब 1 टन किसे कहा जाता है? 1 टन, जैसे ये एक कोइल स्ट्रक्चर हो गया उसको हम 1 टन बोलेंगे। और जो हमारी ये 1 टन हो गए उसके अंदर कितने बेस पेयर प्रेजेंट होंगे? हमारी 1 टन के अंदर 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। जो बेस पेयर है, जो ब्लू कलर में लाइनिंग स्ट्रक्चर है, ये 1 10 टन के अंदर 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। और हमारे जो ये ऐसे करके जो बेस पेयर बने हुए हैं इन कोइल स्ट्रक्चर के अंदर, ये जो बेस पेयर ऐसे बने हुए हैं, इन दोनों बेस पेयर के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है? जो डिस्टेंस है ये 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग डिस्टेंस होती है 2 बेस पेयर के बीच में। अब 1 टन तो आपको पता चल गया किसे कहते हैं। तो ये हमारी 1 टन होगी, 1 टन, और ये दूसरी टन। तो 2 टन्स है वो कितने एरिया के अंदर कंप्लीट होती है? 3.4 आर्मस्ट्रॉन्स एरिया के अंदर कंप्लीट होती है। तो हमने पूरे डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लिया। इसके अंदर हमने देखा कि 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होती है डीएनए के अंदर, उनका 20 आर्मस्ट्रॉन्ग डायमीटर होता है। 1 टन क्या होती है? 1 टन के अंदर 10 बेस प्रेजेंट होते हैं और बेस पेयर के बीच में 3.4 आर्मस्ट्रॉन्स का डिस्टेंस होता है। और दो टर्न्स है वो 24 पॉइंट आर्मस्ट्रॉन्स के बीच में कंप्लीट होती है। और हमारे जो बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब इसी को हम अच्छे से दोबारा डिस्कस करते हैं। तो जो मैंने पहले भी बताया था आपको, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो किसने दिया था? वॉटसन एंड ग्रीक ने 1953 के अंदर। इन विच द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेलिकली कोइल्ड इन सच ए फैशन। कि जो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैं वो एक दूसरे के साथ हेलिकली कोइल्ड होते हैं। और जो डायमीटर ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए 20 आर्मस्ट्रॉन्स की। जो डायमीटर है 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए का कितना होता है? 20 आर्मस्ट्रॉन्स। 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए लिंक टुगेदर वीक हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द बेस पेयर की। जो ये मैंने बताया था आपको कि 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं बेस पेयर की प्रेजेंट
हेल्प से। और उन बेस पेयर के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है? वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 23.4 आर्मस्ट्रॉन्स। और ये एक ऐसा कोइल स्ट्रक्चर होता है, वो हमारा 1 टर्न होती है। तो द 1 टर्न ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स कंसिस्ट 10 बेस पेयर की। एक टर्न जो डीएनए की होती है उसके अंदर 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। और हमारी जो बेस पेयर है, दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? 3.4 आर्मस्ट्रॉन्स। द बेस पेयर प्रेजेंट, इसके अंदर कौन कौन से बेस पेयर, नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। एडनिन हमेशा किसके साथ पेयर करके बॉन्ड बनाएगा? थाइमिन के साथ। और ग्वानिन हमेशा किसके साथ पेयर करके बॉन्ड बनाएगा? साइटोसिन के साथ। एडनिन और हमारे जो थाइमिन है वो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं एक दूसरे के साथ। और जो ग्वानिन और साइटोसिन है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर आप कैसा भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में दिखाया था, और एक ये है। दोनों ही स्ट्रक्चर्स आपको जो सही इजी लगे वो आप बना सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए, ये दिख रहा है आपको एडेनिन और साइटोसिन, ये को ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। थाइमिन और एडेनिन सॉरी, ये एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये हमारी जो है वो पेंटोस शुगर की चेन है, पेंटोस शुगर फॉस्फेट चेन है। ये शुगर फॉस्फेट चेन है हमारी। ये देखिए फॉस्फेट, सल्फेट और शुगर की चेन है हमारी। ये एडेनिन साइटोसिन ने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है, थाइमिन और एडेनिन ने डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन की हुई है। प्यूरिन एंड पिरामिडिन इन ऑलवेज प्रेजेंट इन रेशियो। जो प्यूरिन हमारे और पिरामिडिन है, हमारे जो नाइट्रोजनस बेस हैं, वो A/T हमारे यानी एडेनिन और थाइमिन का रेशियो होगा 1, और ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो भी क्या होगा? 1। ये इस रेशियो के अंदर डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑलवेज प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट ऑफ रेशियो, कि हमेशा ही इक्वल अमाउंट के रेशियो के अंदर ही डीएनए के अंदर प्रेजेंट होंगे। टू टर्न कंप्लीट ऑफ डीएनए इन 34 आर्मस्ट्रॉन्स की। जो 2 टर्न्स है डीएनए की वो कितने में कंप्लीट होगी? 34 आर्मस्ट्रॉन्स के अंदर। 1 कंप्लीट टर्न एंगल इज 360 डिग्री की, 360 डिग्री का एंगल होगा एक टर्न का। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनकी लेंथ कितनी होती है? 3 आर्मस्ट्रॉन्स। जो ये हमारे नाइट्रोजनस बेस हैं, हमारे जो बेस पेयर एक दूसरे के साथ पेयर करके जो बॉन्ड बनाते हैं, उस जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, उस वीक हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ कितनी होगी? 3 आर्मस्ट्रॉन्स होगी, सॉरी। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ इफेक्ट्स कुछ होते हैं जो डीएनए की जो वो होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर। तो पहला है कि हाइपरक्रोमेटिक इफेक्ट। डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ इफेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहला है कि हाइपरक्रोमेटिक इफेक्ट। हाइपरक्रोमेटिक इफेक्ट क्या होता है? डीएनए इज डीनेचर, देयर इज इंक्रीज एब्जॉर्बेंस ड्यू टू डिक्रीज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहली बात कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ही जुड़े होते हैं। अगर वो ही ब्रेक हो जाएं, वो ही धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाए, तो डीएनए का स्ट्रक्चर सेपरेट हो, डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड्स है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी। जो उनका हेलिकल कोइल स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि डीएनए इज डीनेचर। डीएनए जब डीनेचर हो जाता है तो उसकी क्या एब्जॉर्बेंस इंक्रीज हो जाती है, एब्जॉर्बेंस इंक्रीज हो जाती है। और एब्जॉर्बेंस इंक्रीज होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, डीनेचुरेशन होगी, उसकी वजह से एब्जॉर्बेशन इंक्रीज हुई और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड कम होने स्टार्ट हो गए। तो जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट, अलग होने स्टार्ट हो गए। उसको बोलते हैं हाइपरक्रोमेटिक इफेक्ट। अगला हम आता है हमारा डीनेचुरेशन होती क्या है। डीनेचुरेशन क्या होती है? साल्ट सोल्यूशन ऑफ अ डीएनए हीटिंग एट 70 to 80 डिग्री सेल्सियस, the two strands of DNA separate due to breaking of hydrogen bond and breaking out change in viscosity and optical rotation of DNA। जो डीनेचुरेशन होती है इसके अंदर क्या होता है कि जब हम डीएनए के साल्ट सोल्यूशन को हीट करते हैं 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, तो जो डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स होती है, फॉस्फेट और शुगर की जो 2 स्ट्रैंड्स होती है डीएनए की, वो एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाती है, एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हो जाती है। और वो अलग क्यों होती है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, जिसकी वजह से एक दूसरे को सेपरेशन हो जाना स्टार्ट होती है।
सेपरेशन होने की वजह से उनकी विस्कोसिटी के अंदर चेंज आ जाता है और वो ऑप्टिकल रोटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारा डीएनए है वो ऑप्टिकल रोटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन बोलते हैं। कि मेनली आप इतना भी लिख सकते हैं कि डीएनए की स्ट्रैंड्स का एक दूसरे के साथ सेपरेशन होना बाय हीटिंग और हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग होने, इसी को क्या हम बोलते हैं, डीनेचुरेशन बोलते हैं। अब डीनेचुरेशन का अपोजिट होता है रीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के अंदर तो क्या हुआ था कि ब्रेकिंग हो गई थी बॉन्ड की, और रीनेचुरेशन के अंदर क्या होगा कि बॉन्ड वही जो है हमारे जो डीएनए के स्ट्रैंड्स थे वो वापस फॉर्मेशन कर लेंगे। तो रीनेचुरेशन बिल्कुल अपोजिट होता है डीनेचुरेशन के। डीनेचुरेशन के अंदर तो हमारा ये हुआ था कि जो हीट करने पर जो स्ट्रक्चर है हमारे डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे। रीनेचुरेशन के अंदर अपोजिट होता है कि हमें उसको इस बार पहले हीट किया था डीनेचुरेशन के अंदर, रीनेचुरेशन के अंदर क्या हम करेंगे, उसकी कूलिंग करेंगे, डीएनए की कूलिंग करेंगे, तो जो हमारे दो डीएनए के स्ट्रैंड है वो वापस से रीजोन हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ वापस से जुड़ जाएंगे, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनकी भी फॉर्मेशन दोबारा हो जाएगी, और जो है वो वापस से अपना हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेगा। उसी हम रीनेचुरेशन कहेंगे। अब आता है कि पॉली इलेक्ट्रोलाइट नेचर्स, डीएनए का पॉली इलेक्ट्रोलाइट नेचर क्यों होता है। तो बिकॉज द फॉस्फेट ग्रुप लाई ऑन द आउटर सरफेस ऑफ डीएनए इम्पार्ट ऑन अनायनिक कैरेक्टर टू इट, कि जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है हमारे डीएनए की स्ट्रैंड्स के अंदर वो आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है डीएनए के, और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अनायनिक कैरेक्टर होता है फॉस्फेट ग्रुप का। यही रीजन है कि जो हमारा डीएनए है वो पॉली इलेक्ट्रोलाइट नेचर होता है। दोबारा देख लीजिए कि जो हमारा डीएनए की स्ट्रैंड्स हैं उसकी आउटर सरफेस पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, और फॉस्फेट ग्रुप का करैक्टर अनायनिक होता है। इसी रीजंस की वजह से हमारा डीएनए पॉली इलेक्ट्रोलाइट नेचर का होता है। थैंक्स फ्रेंड्स। तो अगले वीडियो में हम डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।